रामफल मंडल के शहादत को याद किया बीजेपी ने। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में। आयोजित कार्यक्रम की महत्ता आप इस बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र के नेता और केंद्रीय मंत्री के साथ साथ बिहार कैबिनेट के तमाम मंत्री जो उनके हैं उनमें से अधिकांश इस मंच पर नजर आए। तो इस कार्यक्रम की महत्ता आप समझ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बिहार पहुंचे हुए हैं, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए और रामफल मंडल की शहादत को याद करते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने जो प्रयास किया है। राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि ये बड़ा आयोजन आने वाले समय में और व्यापक होगा, क्योंकि रामफल मंडल उस समुदाय से आते थे जिनके साथ बीजेपी जुड़ने का प्रयास करती रही है। बीते लोकसभा चुनाव में उनसे थोड़ी नाराजगी देखने को मिली थी, जिसके कारण चुनाव परिणाम में बीजेपी लक्ष्य से काफी पीछे रह गई थी। और अब एक बार फिर जब बिहार का चुनाव नजदीक है तो कोशिश उस समुदाय को साथ लाने की। शिवराज सिंह चौहान ने मंच पे से काफी ऊर्जापूर्ण अपने संबोधन से लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुनते हैं। चलिए, तो हम आपको सुनाएंगे शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, लेकिन इस कार्यक्रम का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, रामफल मंडल की शहादत दिवस शहीदों को याद करती रही है बीजेपी, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन जिस स्तर पर यह कार्यक्रम बिहार में आयोजित हुआ है उसके कई भावार्थ समझे जा रहे हैं। जी, भावार्थ इसी से समझ लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, अब वो केंद्र में कृषि मंत्री हैं, तो वो ईबीसी कोटे से ही मंत्री हैं और ईबीसी का चेहरा है। और ईबीसी के चेहरा में मध्य प्रदेश चुनाव, विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बहुत बढ़िया से जीता था और लोकसभा भी चुनाव जीता था। लेकिन चूंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और बगल के झारखंड में ईबीसी कुछ नाराज हो गए थे भाजपा से, जिसके चलते मनोनुकूल रिजल्ट नहीं आया। भाजपा के पक्ष में उतनी अच्छी स्थिति नहीं बन पाई, ये सब कोई जानता है। तो उसको साधने के लिए रामफल मंडल के शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम हुआ और उस ईबीसी के चेहरा शिवराज सिंह चौहान को बुलाया गया। तो ये आप अपने आप में सोच लीजिए कि किस तरह से भाजपा इस बात को भंजाने में लगी हुई है कि ईबीसी किसी तरह से, अति पिछड़ा वर्ग किसी तरह से उनके साथ जुड़ जाए। क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग के जुटने से, चूँकि उस पर इस बार का जो बिहार में जो चुनाव हुआ और उसमें जो राजद से जुड़ गए बहुत सारे लोग, तो वो हानि भाजपा को हुई, एनडीए को हुई। जहां 39 सीट हुआ करती थी लोकसभा चुनाव में, वहां 30 सीट पर आकर के एनडीए सिमट गई। 10 सीट एनडीए से राजद और महागठबंधन ने खींच लिया। बिल्कुल, आंकड़े ये बताते हैं कि दोहरा नुकसान हुआ। एक तो पिछड़ा वोट बैंक भी खिसका और सवर्णों ने भी साथ नहीं दिया। कुछ ऐसे प्रभावशाली सीट हैं जहां सवर्ण प्रभावी संख्या में हैं, उन सीटों पर बीजेपी की व्यक्तिगत प्रत्याशियों की हार काफी आश्चर्यजनक नतीजा रहा होगा बीजेपी नेतृत्व के लिए। हाँ, क्योंकि उनको तो ये बात आभास हो गया कि हम लोग जो सोच करके बैठे थे कि 2024 में फिर से हम मोदी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, 400 पार की सरकार लेकर के आएंगे, वहाँ बहुमत तक नहीं आ पाया। सहयोगियों के बल पे सरकार अब चल रही है। तो इस चीज़ को अब भाजपा समझ, चूँकि सांगठनिक पार्टी है भाजपा और उनका जो माने बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता है वो हैं, तो उस स्थिति में उन लोगों ने खंगाला कि हम लोग की क्या कमजोरी रही, हम लोग किन किन चीज़ को लेकर के हानि में या बैक फुट पर रहे। उन चीज़ों को देखते हुए ये बात सामने आई कि अति पिछड़ा वर्ग जो है वो नाराज चल रहा है और उसकी शुरुआत आज बिहार में हो गई। एक अच्छे कार्यक्रम से हुई, हालांकि स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल के कार्यक्रम में हुआ, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेके आना पड़ा। जबकि शिवराज सिंह अभी जो
मतलब झारखंड के प्रभारी हैं और झारखंड में चुनाव होना है अभी तुरंत 3 महीने के अंदर, तो उसको लेकर के वहाँ बिजी हैं, वो लगातार वहाँ दौरा कर रहे हैं। चंपाई सोरेन मामला आया था तो उसमें हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान से ही चंपाई सोरेन की बात हुई है और वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ते हुए शिवराज सिंह चौहान पटना आते हैं, उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और उस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में और रामफल मंडल के चाहने वालों में एक मैसेज देते हैं कि मैं भी ईबीसी हूं, जिस तरह से मंडल जी ईबीसी थे। तो वो एक मैसेज तो चला गया, अब चुनाव होगा। अरे घाटा तो होगा नहीं, जितना घाटा होना था चुनाव में हो चुका है। अब आगामी चुनाव में फायदा किस तरह से हो, भाजपा इस चीज को खंगालने में लगी थी और उसमें सफल होती नजर आ रही है इस कार्यक्रम के बाद। जिनके साथ ये वोट समुदाय जुड़ा था, उनको तो लग रहा होगा ना कि बीजेपी की नज़र अब उनके वोट बैंक पर है, वहाँ सेंधमारी की कोशिश होगी, तो वहाँ भी अब जोर शोर से कवायद होगी कि जो साथ आए हैं उन्हें साथ रखा जाए और जो रह गए हैं उन्हें और साथ जोड़ा जाए। तो बीजेपी को नुकसान पहुँचाने का एक आसान सा तरीका मिल गया है, एक आसान सा रास्ता मिल गया है, उस रास्ते पर विपक्ष दौड़ पड़ेगा। हाँ, वो भी तो चाहेगा ना भाई। राजनीति इसी आधार पर रहती है कि हालांकि बिहार की राजनीति तो जाति आधारित राजनीति मानी ही जाती है शुरू से लेकर आज तक, लेकिन उसमें भाजपा कुछ तोड़ने में सफल हुई है कि वो जातिगत राजनीति को तोड़ने की चाहती थी, वो अलग रास्ता निकालना चाहती थी, लेकिन वो रास्ता बिहार में नहीं निकलता नजर आया, उसमें भाजपा को बहुत हानि हुई। तो उस चीज़ को भाप करके उसने ये कार्यक्रम किया, तो विपक्ष भी तो उसको तोड़ के लिए तैयारी में लग गया होगा, चूंकि वो ईबीसी का वोट बैंक अभी राजद के पास ज़्यादा माना जा रहा है या फिर भाकपा माले के पास ज़्यादा माना जा रहा है, तो उसमें से सेंध लगाएगी भाजपा, तो निश्चित रूप से वो लोग भी कुछ ऐसा करेंगे, वैसा कार्यक्रम करेंगे या फिर रूट लेवल पे जाकर के या बूथ लेवल पे जाकर के वो अपना कार्यक्रम करेंगे और उसको रिझाने की कोशिश करेंगे, उन मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को। तो ये तो चलेगा अभी, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम भाजपा ने किया है, तो ये कार्यक्रम को की तोड़ जो है निकालने में विपक्ष के पसीने छूट जाएंगे। ये माना जाए कि भाजपा ने अपनी घबराहट जग जाहिर कर दी है इस तरह का आयोजन करके। हाँ, ये तो देखिए, अब क्या है कि अब तो हमने आपको स्पष्ट पहले ही किया कि बिहार की राजनीति जो है जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है, जाति विशेष पर वोट बैंक तैयार करने की तैयारी चल रही है और उसका नतीजा दिख रहा है। चूंकि जाति विशेष पर बात आई, चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, हालांकि लोकसभा चुनाव में 174 सीटों पर एनडीए जीता है, विधानसभा के सीटों पर 30 लोकसभा का सीट ला करके, लेकिन भाजपा को है कि हम लोग 2/3 बहुमत 200 के आंकड़े को पार करें, तो उसकी तैयारी है। चूंकि भाजपा चाहती है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहें, नीतीश जी हमारे सीएम रहे, लेकिन बड़े भाई की भूमिका हमारी होगी, वो सीएम रहेंगे, चूंकि हम उनको लेकर के चल रहे हैं और वो भी उसी से आते हैं नीतीश कुमार, तो उस चीज़ों को साधने में लगे हुए हैं, विपक्ष भी साधने में लगेगा और हाल के दिनों में ऐसे कई कार्यक्रम दिखेंगे जो कि राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ जुटेंगे, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों या फिर एनडीए के लोग हों, यहाँ जुटान होना है और इस तरह के कार्यक्रम होना है। चूंकि 2025 का जो किला है वो फतह करना एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, वहीं राजद के लिए, राजद गठित महागठबंधन के लिए भी एक चुनौती होगी कि वो अपने पुराने जो 115 के आसपास उनके अभी विधायक हैं, उस चीज को बरकरार रखना उनके लिए चुनौती होगी और उस चीज को बरकरार रखते हुए सत्ता में आना तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो इस चुनौती को दोनों दल, एनडीए और महागठबंधन, स्वीकार किए हुए हैं और उसके तहत वो आगे के तैयारी कर रहे हैं और उसका पाथवे बना रहे हैं कि 2025 में हम इसको कैसे लागू करके, कैसे लोगों को रिझा करके अपने पक्ष में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी बता रहे हैं कि आखिर रामफल मंडल कौन थे। सीतामढ़ी गोलीकांड के कारण इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। गोलीकांड के जिम्मेदार ब्रिटिश अफसरों को इन्होंने मार डाला था और सरेराह चौराहे पर मार डाला था। रामफल मंडल का जन्म मधुबनी के बाजपट्टी में हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये मुख्य रूप से जुड़े स्वतंत्रता संग्राम से और सीतामढ़ी गोलीकांड में अपराधियों
को जो ये मानते थे अंग्रेज के अफसर, उन्हें इन्होंने सजा दी। एसडीओ और 2 सिपाहियों को इन्होंने काट डाला सड़क पर, जिसके बाद अंग्रेज सरकार ने इन्हें अपराधी घोषित किया और फांसी की सजा सुनाई। 23 अगस्त 1943 को रामफल मंडल को फांसी की सजा दी गई। उस समय ये सिर्फ 19 साल के थे। तो स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोच्च बलिदान देने वाले रामफल मंडल की याद में बीजेपी ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की भागीदारी देखने को मिली और जो जानकार बताते हैं कि ये कोशिश है बीजेपी की लोकसभा चुनाव के दौरान जो वोट बैंक नाराज हो गया था उसे किस तरह से अपने साथ बनाए रखें ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो खामियाजा लोकसभा चुनाव में जो भुगता था बीजेपी ने वो ना भुगतना पड़े और कम से कम बिहार की सत्ता बनी रहे उनके साथ, एनडीए गठबंधन के साथ। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्यक्रम का कितना प्रभाव होता है और आने वाले समय में इस तरह के और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वोट बैंक को अपने साथ पूरी मजबूती से जोड़े रखा जा सके।